प्यारे बच्चों, राजा, किसान और नगर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं 600 ईसा पूर्व से 600 ईस्वी तक के अध्याय में अभी तक हमने महाजनपद की विशेषताएं, मगध के शक्तिशाली बनने के कारण, मौर्य साम्राज्य की विशेषताएं पढ़ी हैं। आज हम मौर्य साम्राज्य का प्रशासनिक विभाजन पढ़ेंगे। प्रशासनिक विभाजन का अर्थ है कि जो साम्राज्य का जो केंद्र था और जो ग्राम था, केंद्र से लेके गांवों तक की जो श्रृंखला थी, जो कड़ी थी, वो साम्राज्य किस तरह से विभाजित था। सबसे पहले केंद्र जो प्रशासनिक इकाई था, हमने कल भी बताया था आपको कि जो सम्राट है वो सत्ता का सर्वोच्च अधिकारी होता था। दूसरा बच्चों, केंद्र को प्रांतों में बांटा गया था। प्रांतों का जो मुखिया था वो कुमार या आर्यपुत्र थे। उसके बाद मंडल आज की कमिश्नरी की तरह, और इनका जो अध्यक्ष था वो प्रदेष्टा या प्रादेशिक कहलाता था। विषय आधुनिक जिले के समान था बच्चों, जिसका जो मुखिया था वो विषयपति या स्थानीय कहलाता था। संग्रहण 10 ग्रामों का समूह, जिसका जो अधिकारी था वो गोप था। फिर अंतिम जो इस कड़ी का जो पायदान में जो सबसे नीचे था, गांव, यानी गांव से किस तरह से केंद्र तक हम पढ़े हैं या केंद्र से किस तरीके से गांवों तक हम पढ़ के आए हैं। गांव का जो मुखिया था वो ग्रामीण कहलाता था। ये प्रशासनिक विभाजन आपको समझाने की कोशिश की है। इसके बाद मेगास्थनीज द्वारा वर्णित पाटलिपुत्र का प्रशासन हमने पढ़ा है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस का जो सम्राट थे यूनान के, उनका राजदूत था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। 302 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक वे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहे। उन्होंने, उनकी नजर में पाटलिपुत्र नगर कैसा था? मेगास्थनीज ने नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यों के मंडल को बताया है। इसकी 6 समितियां थी और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य थे। सबसे पहले बच्चों समिति का अर्थ बताती हूँ। समिति का अर्थ है किसी विशेष कार्य को लेकर परामर्शदाताओं का या योग्य व्यक्तियों का एक समूह, जो किसी एक विषय को लेकर अपने कार्यों को संचालित करते हैं। इसके अंतर्गत सबसे पहले शिल्पकला समिति थी। शिल्पकला समिति सड़क और भवनों का निर्माण करती थी तथा नगर की साफ सफाई का कार्य देखती थी। दूसरा विदेश समिति, विदेशियों की देखरेख और उनकी गतिविधियों पर नजर रखने वाली समिति थी। तीसरी जनसंख्या समिति, जो जन्म और मरण का विवरण रखती थी। चौथी उद्योग और व्यापार समिति, जिसका मुख्य कार्य व्यापार और वाणिज्य की देखभाल करना तथा वस्तुओं का मूल्य निर्धारण करना था। पांचवी वस्तु निरीक्षक समिति, बाजार में बिकने वाली वस्तुओं में मिलावट को रोकने का काम या मिलावट का निरीक्षण करने का काम वस्तु निरीक्षक समिति करती थी। और छठी समिति थी कर निरीक्षक समिति, जिसका मुख्य कार्य बिक्री कर वसूलना और कर चोरी को रोकना था। मेगास्थनीज द्वारा दिए गए पाटलिपुत्र के विवरण को पढ़ने के बाद अब हम उत्तर मौर्य काल में विकसित राजत्व सिद्धांत पढ़ेंगे। उत्तर मौर्य काल यानी मौर्य काल के बाद भारत में जो शासन सत्ता संभाली जिन राजाओं ने, उन्होंने राजत्व सिद्धांत कैसा अपनाया? राजत्व सिद्धांत का अर्थ है बच्चों स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि या दैवीय उत्पत्ति बताकर प्रजा में राजा के प्रति आस्था पैदा करना। इसका मतलब है कि राजाओं ने स्वयं को धरती पर ईश्वर के समान बताया ताकि लोगों की राजा के प्रति भावना बनी रहे, विश्वास बना रहे। उत्तर मौर्य काल का मतलब है मौर्य काल के बाद आने वाले वंश, शासक वंश। और राजत्व सिद्धांत का मतलब है
कि राजाओं ने अपने आप को देवताओं से जोड़ना शुरू कर दिया। अब इसको देखने के लिए कि कैसे राजाओं ने राजत्व सिद्धांत अपनाया, सबसे पहले कुषाण शासक। कुषाण शासकों का जो समय है बच्चों, प्रथम सदी ईस्वी पूर्व से प्रथम ईस्वी तक। ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ ईस्वी पूर्व है, यहाँ ईस्वी। और कुषाणों का जो साम्राज्य विस्तार था वो आधुनिक अफगानिस्तान से आगे मध्य एशिया से होता हुआ हमारे उत्तर प्रदेश तक था और भारत के पश्चिमी उत्तर राज्यों पर कुषाणों ने शासन किया था। कुषाणों के राजत्व सिद्धांत में सबसे पहले जो बात है वो ये कि राजाओं ने स्वयं को देवताओं के समान दिखाने के लिए विशालकाय मूर्तियों का निर्माण करवाया। और उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास माठ के एक देव स्थान पर शासकों की विशालकाय मूर्तियां मिली हैं और इसे ऐसी ही एक मूर्ति अफगानिस्तान के देव स्थान पर भी मिली है। देव स्थान पर शासकों द्वारा अपनी मूर्तियां स्थापित करने के पीछे उनका जो मुख्य उद्देश्य रहा होगा वो यही कि जनता के मन में शासक के प्रति उदार भावनाएं या एक विश्वास की जो कड़ी है वो जुड़ी रहे। दूसरा, जिस तरीके के राजधर्म को कुषाण शासक प्रस्तुत करना चाहते थे उसका जो प्रमुख जो उदाहरण है वो हम सिक्कों और मूर्तियों पर देख सकते हैं। मैं आपको बता रही हूँ बच्चों कि जिस तरीके से कुषाण शासक स्वयं को जनता के आगे स्वयं को जिस तरीके से प्रदर्शित करना चाहते थे उसका सबसे अच्छा उदाहरण सिक्कों पर उत्कीर्णित उनकी मूर्तियां हैं। ये कनिष्क की मूर्ति है बच्चों। इस सिक्के के अग्र भाग में कनिष्क है और पीछे के भाग में देवता की मूर्ति है। कुषाणों ने अपनी मूर्तियों पर भारतीय देवी देवताओं का भी अंकन करवाया। क्यों? क्योंकि जिस जनता पर वे शासन कर रहे थे वो भारतीय थी और भारतीय देवी देवताओं को अंकित करवाने के पीछे उनका मुख्य जो उद्देश्य था वो यही कि जनता उनको अपना सम्राट माने, कि वो धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। और तीसरा है बच्चों, उपाधियां धारण करना। कुषाण शासकों ने स्वयं को देवपुत्र की उपाधि भी दी थी। कुषाण शासकों के बाद गुप्त शासक, गुप्तों का साम्राज्य विस्तार देखिए बच्चों। आधुनिक जो उत्तर भारत लगभग और पश्चिमी उत्तर प्रांत और पूर्वी प्रांत लगभग गंगा और उसकी सहायक नदियों का जो उपजाऊ क्षेत्र है, यहाँ गुप्त शासकों ने शासन किया था 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक। गुप्त शासकों द्वारा जो राजत्व का सिद्धांत दर्शाने की कोशिश की है वो ये कि समुद्रगुप्त का एक स्तंभ लेख बच्चों इलाहाबाद से मिला है। इसे प्रयाग प्रशस्ति भी कहते हैं। प्रशस्ति का अर्थ है कि राज दरबारी कवियों द्वारा राजा की प्रशंसा में लिखा गया पत्र। और इस अभिलेख में जो समुद्रगुप्त का जो दरबारी इतिहासकार है बच्चों हरिसेन, उन्होंने ये लिखा है कि धरती पर उनका कोई प्रतिद्वंद्वी नहीं था। प्रतिद्वंद्वी का मतलब उनका मुकाबला करने वाला कोई शासक नहीं था। अनेक गुणों और शुभ कार्यों से संपन्न उन्होंने अपने पैर के तलवे से अन्य राजाओं के यश को मिटा दिया है। आप इस लाइन को ध्यान से सुनिए कि अपने शासक की जो वो तुलना कर रहा है वो देवताओं से कर रहा है और ये धरती पर समुद्रगुप्त जैसा अन्य कोई शासक नहीं है। वे मानवता के लिए दिव्यमान उदारता की प्रतिमूर्ति हैं। वे देवताओं में कुबेर, वरुण, इंद्र और यम के तुल्य हैं, यम के समान हैं। दूसरा बच्चों, गुप्त शासकों ने भी महाराजाधिराज और परम भट्टारक जैसी उपाधियां धारण की थी। तो उत्तर मौर्य काल में
राजतो सिद्धांत शासकों ने किस प्रकार अपनाया, अपने आप को जनता से जोड़ने के लिए उन्होंने क्या तरीके अपनाए, अपने आप को ईश्वर का प्रतिनिधि बताया, उपाधियां धारण की और सिक्कों और अभिलेखों में अपने प्रशंसा पत्र लिखवाए और सिक्कों पर अपने और देवताओं की मूर्तियां एक साथ अंकित करवाई, ताकि जनता उनसे उसी तरह स्नेह करे, प्यार करे जैसा वो अपने देवताओं के प्रति अपनी आस्था प्रकट करते हैं। आशा है आपको उत्तर मौर्य काल में जो राजतत्व सिद्धांत है वो समझ आ गया होगा। धन्यवाद।